मित्रों, हम लोगों ने हाइपोकोर्टिसोलिज्म की एटियोलॉजी और उसके क्लिनिकल फीचर्स को समझा पिछले वीडियोस में। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यदि किसी केस में हमने एड्रिनल इनसफिशिएंसी के क्लिनिकल फीचर्स देखे तो यह किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि उसको हाइपोकोर्टिसोलिज्म है ही, और अगर है तो वह किस प्रकार उत्पन्न हुई। तो यदि हम यह रिवाइज करें कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी कैसे कैसे उत्पन्न होती है, तो इसके अधिकांश केसेस जो हैं वह हमारे एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनटेक के कारण से ट्रांजिएंट एड्रिनल इनसफिशिएंसी के होते हैं, जबकि कुछ केसेस परमानेंट एड्रिनल इनसफिशिएंसी के होते हैं, जिसमें अधिकांश केसेस 10,000 में 3 सेकेंडरी पिट्यूटरी डिजीज़ के होते हैं और 10,000 में 2 वह प्राइमरी या एड्रिनल डिजीज़ के होते हैं। तो हमारे सबसे कॉमन कॉज हुआ एक्सोजेनस इनटेक, दूसरा कॉमन कॉज हुआ पिट्यूटरी डिसऑर्डर, और इनमें से सबसे कम हुआ एड्रिनल डिसऑर्डर्स। तो इस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ हम इनके मैनेजमेंट को समझेंगे। अच्छा, एड्रिनल इनसफिशिएंसी के भी जो लक्षण हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं। थोड़ी कमजोरी, थकान, लॉस ऑफ एनर्जी, भूख ना लगना, वजन घटना, लो बीपी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, कोई भी सिम्टम स्पेसिफिक नहीं है। तो हमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जब तक नहीं मिलते तब तक हर पेशेंट पे तो हम स्क्रीन नहीं कर सकते। तो यदि इन सिम्टम्स के साथ किसी व्यक्ति में हाइपर पिगमेंटेशन मिल रहा हो, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरकैलेमिया मिल रहा हो, तब उसमें एड्रिनल इनसफिशिएंसी की संभावना बढ़ जाती है। तो यह 3 लक्षण ऐसे हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी की डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेट करें। तो पहला तो लक्षण जो सबसे आवश्यक है, क्लिनिकल सस्पिशन। किसी केस में हम ये सस्पेक्ट करें कि उसे एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है इन लक्षणों के आधार पर, जिसमें कहा जाता है कि अगर हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया और साथ में हाइपोग्लाइसीमिया यह तीनों मिल रहे हैं तो संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की। यदि उस व्यक्ति में कोई हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या HIV इन्फेक्शन की, एड्स की हो, यदि प्रीवियस हिस्ट्री ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनटेक की हो, यदि उसमें दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हों, तब उसमें संभावना और भी अधिक होगी। तो यह हाई रिस्क कैंडिडेट में इन फीचर्स के साथ आने वाले व्यक्ति में हमें यह बनता है कि हम किसी केस को एड्रिनल इनसफिशिएंसी के लिए एवेल्युएट करें। अब ये एवेल्युएशन यह भी 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या है कि हम उस व्यक्ति में ये कंफर्म करें स्क्रीनिंग के द्वारा कि उसमें एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। तो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, जिससे कि डायग्नोसिस को सुनिश्चित किया जाए, और दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जानने के लिए कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी किस प्रकार की है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, वह हो गया उसका कॉज ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी देखने के लिए। तो 2 स्टेप्स में हम इसकी डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। तो यह जानने के लिए कि हाइपोकोर्टिसोलिज्म की स्टेज है, सबसे पहले हम ब्लड कोर्टिसोल लेवल देख लें सीरम में कि कोर्टिसोल लेवल नॉर्मल है या कम है। अगर कम है तो हाइपोकोर्टिसोलिज्म है, और उसको सुनिश्चित हम तब करते हैं जब एंडोक्रिनोलॉजी का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला कि यदि हमें लो लेवल कंफर्म करना है तो उसको स्टिमुलेट करो कि वो स्टिमुलेशन के बाद शरीर में हार्मोन का लेवल बढ़ पा रहा है कि नहीं, और अगर हाई लेवल कंफर्म करना है तो उसको सप्रेस करो कि सप्रेशन के बाद वह सप्रेस हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमें क्या देखना है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो हम स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे कि कोर्टिसोल का लेवल कम है, ठीक है, लेकिन स्टिमुलेट करने के बाद वह बढ़ पाता है कि नहीं। अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब वो फिजियोलॉजिकल हाइपोसिक्रीशन हो सकता है, वो पैथोलॉजिकल ना हो। लेकिन अगर बढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हम हाइपोकोर्टिसोलिज्म को कंफर्म करते हैं एक बेसल लेवल देखने और एक स्टिमुलेशन टेस्ट देखने के बाद। और जब हमने ये जान लिया कि हाइपोकोर्टिसोलिज्म है, तब वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, यह सब जानने के लिए ACTH लेवल कराएं, पिट्यूटरी या एड्रिनल की इमेजिंग करवाएं, या स्पेसिफिक टेस्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लिए
या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए वह कराएं। आइए इनको एक एक करके हम लोग आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग में दो चीज़ें, पहला सीरम कोर्टिसोल और दूसरा स्टिमुलेशन टेस्ट। अब सीरम कोर्टिसोल में हम लोग टोटल सीरम कोर्टिसोल टेस्ट करते हैं, फ्री सीरम कोर्टिसोल नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्री सीरम कोर्टिसोल के जो एसेज हैं वो अभी बहुत रिलायबल नहीं है। तो टोटल सीरम कोर्टिसोल टेस्ट करते हैं जिसमें कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जो बाउंड कोर्टिसोल है 99% और 1% फ्री कोर्टिसोल दोनों आ जाते हैं। तो ये सीरम कोर्टिसोल नॉर्मली हम जानते हैं कि एक सर्केडियन रिदम में चलता है। मॉर्निंग में इसके लेवल हाईएस्ट होते हैं और इवनिंग आते आते कम होने लग जाते हैं, मिडनाइट में इसके लेवल लोएस्ट होते हैं। तो अब फिर यहाँ पे वो प्रिंसिपल याद रखना है कि यदि हमें हाइपर सिक्रीशन देखना हो तो जब सबसे कम लेवल्स होते हैं उस वक्त भी अगर एलिवेटेड है तब हम हाइपर सिक्रीशन कहेंगे। यदि हमें हाइपो सिक्रीशन कन्फर्म करना हो तो जिस वक्त सबसे ज़्यादा होते हैं उस वक्त अगर कम है तो हाइपोसिक्रीशन कहेंगे। यहाँ पे हमें एड्रिनल इनसफिशिएंसी, कोर्टिसोल लेवल कम है, यह कंफर्म करना है। तो जिस वक्त सबसे ज़्यादा होते हैं अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock, उस वक्त हम सीरम कोर्टिसोल करके देखें। इस समय नॉर्मली वह अबव 5 तो होना ही चाहिए। अगर लेवल 3 माइक्रोग्राम पर DL से कम है तो यह सजेस्टिव है एड्रिनल इनसफिशिएंसी का, और 5 to 25 नॉर्मल रेंज है। अगर 5 से 10 के बीच में भी है तो भी याद करिए, हम लोगों ने इसके पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में डिस्कस किया था कि कई केसेस जो माइल्ड एड्रिनल इनसफिशिएंसी के हैं वहाँ पे बेसल कोर्टिसोल लेवल ठीक होता है, लेकिन जब हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो नहीं कर पाता। तो 5 to 10 माइक्रोग्राम पर DL जो नॉर्मल रेंज में है उसमें भी अगर पेशेंट आ रहा है तो शायद हमें इवेल्युएट करने की ज़रूरत हो कि यह नॉर्मली कम है, स्टिमुलेट अगर हम करें इसको तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार अगर 8 o'clock पे बेसल 8 AM कोर्टिसोल सिक्रीशन लेवल्स कम है तो सजेस्टिव है, 10 से कम है तो इसको इवेल्युएट करना है, मोर देन 20 है तो हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को। तो यह तो अगर हमारे पास कोई चलता फिरता पेशेंट आ रहा है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था एड्रिनल क्राइसिस वाली स्टेज, जब पेशेंट सिक है, सीरियस है, हाइपोटेंशन, वैस्कुलर कोलैप्स के साथ में आया है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ऑलरेडी पेशेंट एक प्रोफाउंड स्ट्रेस में है, उस समय तो सीरम कोर्टिसोल बहुत होना चाहिए। तो वो तो जब ऑलरेडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो उसमें हमें 8 o'clock का वेट नहीं करना। जब भी पेशेंट एड्रिनल क्राइसिस में हमारे पास आता है हमें उसी समय उसका सैंपल ड्रॉ कर लेना है कोर्टिसोल लेवल के लिए कि उस समय कोर्टिसोल लेवल नॉर्मल, बल्कि इस वक्त तो हाई नॉर्मल होने चाहिए, है या नहीं। अगर हमने देखा कि सीरम कोर्टिसोल लेवल कम है तो अब हमें उसको स्टिमुलेट करना है। कोसिंट्रोपिन टेस्ट, कोसिंट्रोपिन क्या है? जो ACTH का सिंथेटिक एनालॉग, तो कोसिंट्रोपिन या साइनेक्थिन उसको देकर तो पिट्यूटरी से ACTH बनता है, वो एड्रिनल को स्टिमुलेट करता है। हमने यहाँ पे उसको आर्टिफिशियल ACTH दे दिया। अब होना क्या चाहिए कि जब हम ACTH दें या साइनेक्थिन दें या कोसिंट्रोपिन दें तो यह जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करे और कोर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ा दे। अगर एड्रिनल्स डिफेक्टिव हैं तो ACTH देने के बाद भी हार्मोन नहीं बना पाएंगी। तो डिजीज्ड एड्रिनल्स पे ACTH देने पे भी कोर्टिसोल नहीं बढ़ता। तो नॉर्मली हमारा जो कोर्टिसोल लेवल था वह कम था, एड्रिनल दिए तब भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब डिफेक्ट कहाँ है? एड्रिनल ग्लैंड में है। तो कोसिंट्रोपिन टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि एड्रिनल को स्टिमुलेट करो। नॉर्मली एड्रिनल को जब हम ACTH देंगे तो कोर्टिसोल बढ़ा देगी, लेकिन अगर एड्रिनल्स डिफेक्टिव होंगी तो यह कोर्टिसोल नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोर्टिसोल लेवल्स नहीं बढ़ते ACTH देने के बाद तब भी वो 16-18 माइक्रोग्राम पर DL से कम होते हैं, तो यह इस बात को का द्योतक है कि एड्रिनल्स डिसऑर्डर्ड है, मतलब प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है।
और इस केस को हम प्राइमरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म मान के तब आगे उसको एवेल्युएट करें। लेकिन कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स और भी आती हैं। तो जब हम ये कोसिन्ट्रोपिन टेस्ट करते हैं तो इसमें हमेशा उतना आसान नहीं है, कभी कभी कुछ डेविएशंस भी होते हैं। प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा कि एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर्ड है, हम अगर ACTH देंगे भी तब भी हार्मोन नहीं बना पाएगी, 16-18 माइक्रोग्राम पर DL से ऊपर कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा। और सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा, जब हमारा ACTH नहीं था, एड्रेनल शांत बैठी थी, हमने ACTH का इंजेक्शन दिया, हार्मोन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस टेस्ट के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्राइमरी में कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा, सेकेंडरी में कॉर्टिसोल लेवल ACTH इंजेक्शन के बाद बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ माइनर चेंजेस होते हैं। अगर पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, अगर पिट्यूटरी डिसऑर्डर हुए कुछ समय हुआ है, अभी कुछ समय से पिट्यूटरी काम नहीं कर रही, तो अभी एड्रेनल्स हमारी थोड़ा थोड़ा उनमें हम कह सकते हैं जान बाकी है। ऐसे केसेस में तो हम जब ACTH देते हैं तो वो हार्मोन बना लेती है। तो जब यहाँ हमने ACTH इंजेक्ट किया तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड ये पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी हो, बहुत लंबे समय तक ACTH एड्रेनल को ना मिला हो, तो एड्रेनल्स की एट्रोफी हो जाती है। ऐसे केसेस में जब एड्रेनल्स एट्रोफीड हो चुकी हों, तब ऐसी एड्रेनल्स जब इंजेक्शन मिलता है ACTH का तो वो कॉर्टिसोल सिक्रीट नहीं कर पाती। तो हमें धोखा क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड पिट्यूटरी डिजीज में भी हमें धोखा हो सकता है कि ये तो एड्रेनल कॉज है, प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, क्योंकि हमने ACTH दिया और अभी भी कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़े। तो इसको रूल आउट करने के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि केस प्राइमरी है, केस सेकेंडरी है, हमें फिर कुछ और टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एड्रेनल इनसफिशिएंसी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसका, सीरम ACTH लेवल का। अब सीरम ACTH और कॉर्टिसोल तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर कॉर्टिसोल सिक्रीशन कम हो गया तो निगेटिव फीडबैक से ACTH का सिक्रीशन बढ़ना चाहिए। तो कॉर्टिसोल कम है तो ACTH ज़्यादा होना चाहिए। ACTH का नॉर्मल लेवल है 10 to 50 पिकोग्राम पर ml। तो अगर कॉर्टिसोल कम है और ACTH एलिवेटेड है, तो इसका मतलब डिसऑर्डर हमारा कहाँ है, एड्रेनल्स में। एड्रेनल्स ने कम बनाया तो निगेटिव फीडबैक से ACTH बढ़ गया। तो ACTH हाई है, डायग्नोसिस कंफर्म प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। ठीक है। तो लेकिन अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि हमने ACTH देखा, ACTH नॉर्मल रेंज में 10 to 50 पिकोग्राम पर ml के अंदर है, लोअर साइड में है, और सीरम कॉर्टिसोल लो है। तो अब फिर एक लॉजिक क्या है, सीरम कॉर्टिसोल लो है तो ACTH को हाई होना चाहिए था, लेकिन ACTH हाई नहीं हो पाया, नॉर्मल रेंज में भी है। तो यह भी सिग्निफाई तो यही करता है कि ACTH को बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है। तो अगर ACTH नॉर्मल या लो नॉर्मल है या लो है, तब सेकेंडरी या टर्शरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे केसेस में हमें इसको HPA एक्सेस स्टिमुलेट करनी है। अभी तक हमने क्या किया था, ACTH इंजेक्शन देके एड्रेनल्स को स्टिमुलेट किया था। अब हम पूरा ऊपर से स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं कि डिफेक्ट कहाँ है वह मालूम पड़े। तो अगर हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस HPA एक्सिस का स्टिमुलेशन करें तो उसका एक विधि है उसकी इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। हमने इंसुलिन दी किसी पेशेंट को, उसका ग्लूकोज लेवल कम हुआ। जब ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हुई। उस स्ट्रेस ने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, CRH रिलीज कराया, CRH ने ACTH रिलीज कराया, ACTH ने एड्रेनल्स को स्टिमुलेट किया। तो इस प्रकार से पूरी HPA एक्सिस
हाइपोग्लाइसीमिया से एक्टिवेट हो गई। तो इस प्रकार से अगर हमने देखा कि इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया करने पे CRH बढ़ा और ACTH सिक्रीशन बढ़ गया, इसका मतलब यह सिस्टम इंटैक्ट है। लेकिन अगर हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है तो CRH भी नहीं बढ़ पाएगा और ACTH उसके कारण से नहीं बढ़ेगा। तो इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया के बाद भी CRH ना बढ़े, इसका मतलब हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है। अच्छा, एक तरीका और कर सकते हैं, हम CRH जो हाइपोथैलेमस बना रहा था उसको इंजेक्ट कर दें, CRH स्टिमुलेशन टेस्ट। तो अगर मैंने CRH दिया तो नॉर्मली ACTH बनना चाहिए, ACTH लेवल बढ़ जाना चाहिए। ACTH के बढ़ने से कॉर्टिसोल सिंथेसिस बढ़ जानी चाहिए। तो अगर CRH देने पे हमारा ACTH सिक्रीशन बढ़ता है, ACTH के बाद कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस हमारा पिट्यूटरी ठीक है। लेकिन अगर पिट्यूटरी डिसऑर्डर है तो CRH इंजेक्शन दिया और पिट्यूटरी ACTH नहीं बना पाई। तो CRH देने के बाद भी अगर ACTH ना बने, पिट्यूटरी डिसऑर्डर। फिर से अगर हम रिवाइज करें, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया हमने क्रिएट किया, CRH नहीं बढ़ा, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। CRH इंजेक्शन दिया, ACTH नहीं बना, पिट्यूटरी डिसऑर्डर। और इसके पहले हम लोग ACTH स्टिमुलेशन की बात कर चुके हैं कि ACTH दिया और एड्रिनल से कॉर्टिसोल नहीं बना, इसका मतलब एड्रिनल का डिसऑर्डर। तो इस प्रकार से हम ये 3 स्टिमुलेशन टेस्ट से HPA एक्सिस के अलग अलग भागों को हम पहचान सकते हैं। पहले किया जाता था ये टेस्ट मिटारोपोन, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कंसेप्ट के लिए केवल जान लें मिटारोपोन क्या है। यह एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स में जो बायोसिंथेसिस के समय जो एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स को ये इनहिबिट करता है। तो जब हम मिटारोपोन देते हैं तो कॉर्टिकल हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक से वह इस पूरी एक्सिस को स्टिमुलेट कर देगा, नहीं कर पाएगा, इसका मतलब HPA एक्सिस कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने अलग अलग टेस्ट से यह जानने का प्रयास किया कि डिसऑर्डर हाइपोथैलेमस में है या पिट्यूटरी में है या एड्रिनल्स में है। अब हमें उसको विजुअलाइज करना है। अब हमें देखना है कि क्या कारण है और वो पर्टिकुलर ग्लैंड कैसी है। अगर पिट्यूटरी कारण है तो हम कंट्रास्ट एनहांस्ड MRI कराएं, जिससे हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को देख सकें। यदि एड्रिनल्स का कारण है तो हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन कराएं। एक्सरे तो इसके लिए बहुत यूजफुल टेस्ट नहीं है, लेकिन एक्सरे में अगर हमें ओल्ड ट्यूबरकुलोसिस या ओल्ड हेमरेज है तो कैल्सिफिकेशन मिल सकता है एड्रिनल्स में। अगर कैल्सिफिकेशन है तो एक साइन है कि पहले ट्यूबरकुलोसिस हुई होगी। इससे हमको अधिक हेल्प नहीं मिलती, हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड, बल्कि और स्पेसिफिक है CT स्कैन। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन देखते हैं, एड्रिनल्स एट्रोफीड मिलती हैं इसका मतलब या तो एड्रिनल ग्लैंड का इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना है जिसके कारण से एड्रिनल एट्रोफीड है, या ऊपर से स्टिमुलेशन नहीं मिला, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक डिजीज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर एड्रिनल्स एनलार्ज्ड मिलती हैं, इसका अर्थ हुआ कि एड्रिनल्स की कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल या वायरल इन्फेक्शन। तो इस प्रकार से एड्रिनल इमेजिंग से हम किसी हद तक ये जान सकते हैं कि कॉज ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्या है। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना देखने के लिए हम एड्रिनल ऑटो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करा सकते हैं और कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट कराए जाते हैं कॉर्टिसोल बायोसिंथेसिस के अलग अलग स्टेप्स पे, उनके मेटाबोलाइट्स देखने के लिए इनको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो यह था इवेल्युएशन अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अलग अलग कॉजेज़ को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिफिशिएंसी के जानने का। अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिफेक्ट है, अगर हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी को टेस्ट करना है, तब हम कॉमनली तो देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम लेवल से कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया मिल रहा है अगर, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हमें हार्मोन्स देखने हों तो सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल,
या प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, इनसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड फंक्शंस को जान सकते हैं। अगर एंड्रोजन लेवल को जानना हो तो DHEAS का लेवल, डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन सल्फेट, उनको देख सकते हैं। अब AI एड्रेनल इनसफिशिएंसी के केसेस में कई और एसोसिएटेड फाइंडिंग मिलती हैं। यह डायग्नोसिस के लिए नहीं है, लेकिन और क्या क्या मिल सकता है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, प्रोलॉन्ग्ड इल हेल्थ, क्रॉनिक इलनेस के कारण से। न्यूट्रोपीनिया, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ाते हैं, ये कम होगा न्यूट्रोपीनिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्नोफिल्स को सप्रेस करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हुए स्नोफिल्स बढ़ गए। लिम्फोसाइटोसिस, यह भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कम होने से। फिर यह सारी स्टेट्स किसकी हैं, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर डेफिशिएंसी बॉडी में हो रही है। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के कारण से, बॉडी वाटर कम होने के कारण से क्रिएटिनिन और BUN बढ़ जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पिट्यूटरी पे जाके TSH को भी कम करते हैं। तो इसलिए ऐसे केसेज में अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी है तो थोड़ा TSH एलिवेटेड मिल सकता है। ECG में वेग एबनॉर्मलिटीज, लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस और STT चेंजेस मिल सकते हैं। तो यह थे कुछ एसोसिएटेड अदर लैब एबनॉर्मलिटीज जो ऐसे केसेस में मिल सकती हैं। तो यह हम लोगों ने अभी तक समझा इवेल्युएशन कैसे करते हैं किसी एड्रेनल इनसफिशिएंसी के केस का। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एड्रेनल इनसफिशिएंसी के केस को मैनेज किस प्रकार से किया जाता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। धन्यवाद।